सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा ये अपना मैकेनिक्स का पार्ट 2 है इन आवर श्योर शॉर्ट सीरीज प्लेलिस्ट में। ठीक है, यहां पर हम लोग 7 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे एंड पार्ट 2 है, मतलब इसका पार्ट 1 बन चुका है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और हम तो कहते हैं कि भैया इसके पार्ट 1 को ही नहीं, पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को बढ़े तबियत के साथ आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप इन 7 सवालों को खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। सभी करते हो तो भैया बहुत ही एक्सीलेंट बात है, 5 भी करते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हो तो आपको यहां से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। राइट, हम लोग यहां पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, एक बार इनको देख के रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। ये आपका मासलेस धागा है, ये बॉब है, आपने उसको वेलोसिटी दी है u नॉट और ये स्पीड आपको इस रेंज में है। इस सिचुएशन में जो धागा होता है वो ऐसे जाता है जाता है जाता है और किसी एंगल थीटा पे धागे में टेंशन 0 हो जाता है और उसके बाद ये जो बॉब है वो आपको सर्कुलर पाथ पे नहीं, क्योंकि धागे का टेंशन खत्म, लेकिन इसके पास अभी भी कुछ वेलोसिटी होगी, तो फिर ये आपको बेटा पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करता है। ठीक है, वो जो एंगल थीटा होता है उसका ये इक्वेशन है, हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए। हमारे सर्कुलर मोशन वाले डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वीडियो में ये सब कुछ मेंशन है। नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में भैया आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों हो सकता है, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो हमको ऐसे दिया जाता है। बढ़िया है। एलिप्टिकल ऑर्बिट में टोटल एनर्जी जो होता है वो हमको होता है -gmm/2a, जहां पे a हमको अगर सर्कुलर पाथ है तो सर्कल का रेडियस, और अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो उस एलिप्टिकल का a क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा सर, चौथा पॉइंट, रिवर बोट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसका एक सवाल आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से आपको बॉडी जो है अगर ये रोल करे, प्योर रोल करे नहीं करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे फ्रिक्शन हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी इस सरफेस पे हमने पी पॉइंट ले लिया है तो इस पी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर पाते हैं। राइट, इंपल्स इज इक्वल टू योर चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो तुम समझ रहे हो, सिर्फ इन 7 सवालों से तुम्हारे कितने कुछ यहां पर रिवाइज हो जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम आपको यहां पर सवाल को दिखाएंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो इसका डिस्कशन देखिए, अपने आंसर को मैच कीजिए, बनता है फिर भी इसके डिस्कशन को देखिए अप्रोच को समझने के लिए। A simple pendulum consisting of light inextensible string of length L attached to a small heavy bob of mass m is at rest. The bob is imparting a horizontal impulse blah 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 blah. आपने उसको velocity दे दी है √4gl, जो कि √2gl और √5gl के बीच में है. The speed of the bob at its highest point is how much? Interesting. Very interesting. देखिएगा, सवाल का चित्र डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपने इसको स्पीड √4gl दी है, यानी कि भैया किसी एंगल थीटा पे, जहां पे थीटा वर्टिकल के साथ हम लोग देखते हैं, राइट, किसी एंगल थीटा पे धागे का टेंशन जस्ट 0 हुआ था इस मोमेंट पर। आपने यहां पर इसको एक वेलोसिटी दी थी √4gl। अब अप्रोच कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया इस पॉइंट पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन अब इसके बाद क्योंकि धागे का टेंशन 0 हो गया है, अब इसके बाद ये फ्री फॉल कंडीशन में, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, पैराबोलिक पाथ ऐसे वो कर रहा होगा। तो भैया हाईएस्ट पॉइंट तो ये रहा, पार्टिकल का हाईएस्ट पॉइंट तो पैराबोला के इस हाईएस्ट पॉइंट पर है। अच्छा, आप समझना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको अपनी जरूरत पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया ये एंगल थीटा है, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, यानी ये एंगल 90 - थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा है, राइट। तो सर एक पैराबोलिक पाथ में आपको ये वाला अगर मैं वेलोसिटी बता दूं और ये वाला एंगल थीटा है, यानी कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड इज v cos थीटा, और हमको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचता है, तो मेरा जो जवाब होगा ना दैट इज गोइंग टू बी v cos थीटा। अच्छा, यानी हमको v चाहिए और हमको थीटा चाहिए, और दोनों ही मेरे पास है, दोनों ही मेरे पास है। cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो भैया इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4gl - 2gl डिवाइडेड बाई 3gl, तो ये बेटा जी अपने को हो गया है 2/3। अच्छा, अब बात आती है सर इस स्पीड की, तो भैया इस जस्ट इस सिचुएशन पर टेंशन 0 हुआ था,
तो जब तुम इस सिचुएशन पे फोर्स का इक्वेशन लिखते इस रेडियल डायरेक्शन में, तो भैया एक तो तुम दिखाने वाले थे, टेक्निकली तुम एक यहां पर दिखाने वाले थे टेंशन, एक तुम यहां पर दिखाते बेटा जी mg cos थीटा, और तुम कहते कि सर यही दोनों फोर्स जो है ना, टेंशन प्लस mg cos थीटा, दैट इज इक्वल टू माई mv स्क्वायर बाई एल सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन खुशी की बात यह है कि टेंशन मेरा जीरो था, तो सर यहां से मेरा मास और मास भी कटा है, और v स्क्वायर मेरे को आ रहा है gl इंटू कॉस थीटा, और सर कॉस थीटा कितना है 2/3, यानी कि सर मेरे को v कितना निकल के आ गया 2gl/3। अच्छा, तो आपके पास v है, आपके पास cos थीटा है, तो मेरा आंसर क्या है v cos थीटा, यानी इसी में आप बेसिकली अंडर रूट 2gl/3 में मल्टीप्लाई करोगे 2/3, तो तुमको दिखेगा कि भैया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये दोनों को तुम रूट के अंदर भेजोगे, आ जाएगा। तो सवाल आपको है 2 लाइन का, लेकिन आपको सब कुछ रिकॉल करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, ये सवाल तो हमको लगता है आप में से हर कोई बच्चा इसका आंसर सही लेके आएगा, ठीक है। एट सम इंस्टेंट a motor car is moving on a circular path of radius 600 meter with a speed 30 meters per second. If its speed is increased at a rate of this much, the magnitude of acceleration of the car at that instant. किस इंस्टेंट की बात की जा रही है? जब उसका स्पीड इतना था। जब उसका स्पीड इतना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा अपने को v स्क्वायर बाई आर, यानी कि सर 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 और रेडियस है 600, तो सर ये मेरे को आ जाएगा 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एंड टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ही तो है जो कि पार्टिकल के स्पीड को चेंज कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यही तो है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो भैया सवाल तो आपको कुछ था ही नहीं, हमसे पूछा था नेट एक्सेलरेशन, तो दोनों के स्क्वायर का सम का रूट, तो 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का स्क्वायर कितना 2.25, इसका रूट मारोगे तो कितना 2.5। ये सवाल आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। आप सभी को कमेंट करना है अपना पूरा अच्छा से रिपोर्ट कि भैया क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। बेशर्मो सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो यहां पर, तो श्योर शॉट को खत्म करना है, टॉप पीवाईक्यूज खत्म करना है। देखो आरबीएसबी, द गिवन फिगर शोज several possible elliptical orbits of a satellite. On which orbit will the satellite acquire the largest speed? Orbit A, orbit B, orbit C all have the same maximum speed. ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, लेकिन ये वाला चीज चौड़ा है, ये भी एलिप्टिकल ऑर्बिट है लेकिन ये वाला चीज कम चौड़ा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा सर समझ में नहीं आ रहा इसको, सर शुरू करूं तो कैसे करूं? एक बात तो तय है कि भैया तीनों ही केस में सैटेलाइट का टोटल एनर्जी सेम है, क्योंकि भैया यहां पर भी ए है, ये भी सेमी मेजर एक्सिस ए है, ये भी सेमी मेजर एक्सिस ए है, तो भैया जो टोटल एनर्जी होगा वो हमको दोनों ही केसेस, तीनों ही केसेस में सेम होगा। अच्छा, नाउ टोटल एनर्जी इज बेसिकली सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमको ये पता करना है कि किस ऑर्बिट में सैटेलाइट बहुत मैक्सिमम स्पीड अचीव कर पाया होगा। तुम मेरी बात को समझना, अगर तुम चाहते हो कि काइनेटिक एनर्जी को हमको मैक्सिमाइज करना है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लोकेशन पर, अगर इसको बढ़ाना है यानी इसको घटाना होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मेरा मिनिमम होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी सर हमको होता है -gmm/r, ठीक बात है सर। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर तुम चाहते हो कि ये क्वांटिटी, ये ओवरऑल क्वांटिटी मिनिमम हो, यानी कि अब बताओ -5 छोटा है या -2 छोटा है? -5 छोटा है, राइट? जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा छोटा वैल्यू। तो अगर तुम चाहते हो कि ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, इसका मतलब ये r को बहुत छोटा होना पड़ेगा। भैया ये r छोटा होगा तभी तो ये पूरी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगी, लेकिन क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है मतलब छोटा हो रहा है। तो अगर तुम चाहते हो कि ये ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटी हो, तो ये r को बहुत छोटा होना पड़ेगा।
अच्छा, और किस केस में आर आपका सन से या जो जिसके अबाउट भी रिवोल्यूशन चल रहा है, किस केस में सबसे कम हमको देखने के लिए मिल सकता है, वो है इस केस में। अगर भैया यहां पर आपका जो भी चीज है, तो भैया जब यहां पे होगा, तो आपको ये मिनिमम डिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। बाकी सब केस में अगर यहां पे हमारा सन है तो ये मिनिमम नहीं है, और यहां पे तो भैया एक कांस्टेंट रेडियस पे है। तो यानी कि सर ये जो मेरा केस है, यहां पर हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखने के लिए मिल सकता है, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है एंड गुड। देखिए, बोट रिवर प्रॉब्लम, ठीक है। दो मित्र थे, टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग ऑन अ रिवर बैंक एल डिस्टेंस अपार्ट। ये डिस्टेंस मेरे को सवाल में ये डिस्टेंस मेरे को कैपिटल एल दिया हुआ है। दो बोट है यहां पे और दोनों को ही पॉइंट सी पर जाना है, ठीक है। रिवर का स्पीड आपको दिया हुआ है, आई थिंक दिस इज योर 3, है ना, और सारा यूनिट्स हमको किलोमीटर पर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। और ये दोनों ही बोट का जो स्पीड है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर, वो हमको प्रश्न में सेम दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक साथ शुरू करता है और दोनों एक साथ पॉइंट सी पर पहुंचता है, और दोनों ही स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल कर रहा था। अच्छा, तो हमसे पूछ रहा है कि ये एल डिस्टेंस कितना है, और हमको ये वाला एल दिया है एंड दिस इज योर 3 किलोमीटर। अब इंटरेस्टिंग देखो, हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ सी पॉइंट पर पहुंचे। जब बी सी पॉइंट पर पहुंचा है और जब ए सी पॉइंट पर पहुंचा है, तो दोनों का ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट क्रॉसिंग, और रादर जो डिस्टेंस वो लोग ये क्रॉस किया है इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, वो दोनों का ही सेम है, 3 किलोमीटर, और दोनों को सेम टाइम लगा है क्रॉस करने में। तो तुमको एक बात समझ में आ रहा है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन योर स्पीड, ठीक है। तो सर हमको समझ में आ रहा है कि भैया वी वाई इज इक्वल टू एस वाई बाई टी, दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों को टाइम भी सेम लगा है, यानी कि दोनों का वाई कंपोनेंट वाला वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ये सबसे बड़ा यहां पर आपको हिंट दिया था सवाल में। अब ध्यान से देखिएगा, ये वेलोसिटी किसकी है, रिवर की। ये पक्का बोट इस डायरेक्शन में तैरने का या फिर फ्लोट करने का कोशिश किया होगा, स्टीयरिंग किया होगा एट सम एंगल थीटा। दिस मस्ट बी योर 3, दिस मस्ट बी योर 5, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वो दोनों का रिजल्टेंट आपको सिर्फ इसी डायरेक्शन में आया होगा, तभी तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर सी तक पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 का एक कंपोनेंट सर इधर भी मेरे को होता, विच इज योर 5 साइन थीटा, क्योंकि ये सिर्फ इसी स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, यानी कि 5 साइन थीटा 3 को कैंसिल किया होगा। तो हमको एक इंफॉर्मेशन पता चल गया है कि 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3, यानी कि भैया साइन थीटा इक्वल्स टू योर 3/5। अब एक और यहां पर आप बात को सुने, क्या सुने सर, देखो, अब ये जो मेरा 5 है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये वाला 5 cos थीटा, 5 cos थीटा। हालांकि तुम देख सकते हो कि साइन थीटा अगर 3/5 है तो cos थीटा तुमको हो जाएगा 4/5, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, वो आपको बेसिकली 4 है। दिस इज योर 4। तो हमको टाइम पता चल गया, कितना टाइम लगा होगा बी को क्रॉस करने में या फिर ए को भी क्रॉस करने में, दोनों को सेम टाइम लगा क्रॉस करने में। तो बी को कितना टाइम लगा क्रॉस करने में, डिस्टेंस विच इज योर 3 किलोमीटर अपॉन द स्पीड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग विच इज योर 4, तो इतना टाइम हमको लगा है क्रॉस करने में। अच्छा, अब यहां पर मेरी बात को और ध्यान से सुनिए, ए वाले का अगर तुम देखोगे तो भैया रिवर का स्पीड इधर है, एंड इंटरेस्टिंगली ए वाला इस वाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर इफेक्टिवली ट्रैवल किया है, यानी कि ए पक्का कुछ इधर फाइट मारा होगा, राइट। ये रहा होगा डायरेक्शन ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर, इधर कुछ रहा है हमारा स्पीड ऑफ द रिवर, और इस 5 और 3 का जो रिजल्टेंट है ना, वो इस एसी लाइन के अलोंग रहा होगा अपना। अच्छा, अब खास बात यह है बेटा जी कि जब ए का और बी का दोनों का ही वर्टिकल कंपोनेंट सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों को सेम टाइम लगा है सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए,
इसका मतलब ये एंगल भी थीटा ही रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी तो मेरा 5 का ये कंपोनेंट आएगा 5 cos थीटा, और इसमें भी क्या आया था 5 का ये कंपोनेंट 5 cos थीटा। दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सेम टाइम लगा है, सेम उस y एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, इसका मतलब ए वाले का हॉरिजॉन्टल जो नेट स्पीड होगा दैट इज योर 3 प्लस 5 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज योर 5 साइन थीटा, 3 प्लस 5 साइन थीटा, यानी कि 3 प्लस और 5 साइन थीटा क्या है 3 के बराबर है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया ए वाले का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इतना, ठीक है। तो जब ए वाला सी तक पहुंचा है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, विच इज कैपिटल एल के बराबर। तो क्या कैपिटल एल हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यू एक्स इंटू टाइम के बराबर होगा 6 इंटू टी, और टी बेटा मेरे को 3/4 के बराबर है, यानी कि ये मेरे को आ जाएगा 4.5 किलोमीटर्स, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। देख रहे हो, अगर ये सवाल खुद से कर लिए थे तो आप जरूर से स्पेसिफिकली इसको कमेंट में मेंशन कीजिएगा। नहीं भी हुआ है तो बेटा सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। इस सवाल में जो हम लोग अप्रोच लगाएंगे ना, उस अप्रोच के ऊपर ऑलरेडी जेईई मेंस तक में सवाल पूछा जा चुका है, सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस अप्रोच। क्या कहता है सवाल में, अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इज गिवन अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ ट्रांसलेशनल, यानी कि आपने एक सॉलिड स्फीयर को एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी देके इस रफ सरफेस पे छोड़ दिया है, राइट, ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हुआ क्या, जैसे ही तुमने उसको सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके छोड़ दिया तो भैया रफ सरफेस उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये अभी प्योर रोल नहीं कर रहा है, इसके पास अभी कोई ओमेगा थोड़े ना है। प्योर रोल करने के लिए बॉटम के पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अगर v इधर है तो एक ओमेगा r इधर होना चाहिए, और ये दोनों आपस में कैंसिल होना चाहिए था। लेकिन सर इसके पास तो कोई अभी ओमेगा है ही नहीं, इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके पास भी सर यही वेलोसिटी v होगी, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट राइट साइड स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन सर इस पे लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन एक टॉर्क लगाएगा इस सेंस में, और ये समय के साथ ओमेगा डेवलप करेगा। तो ये फ्रिक्शन इसके ओमेगा को बढ़ाएगा और इसके v को घटाएगा, और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आपके जीवन में आएगा कि जब ये स्पीड घट के v0 हो गई होगी, ओमेगा बढ़ के ओमेगा नॉट हो गया होगा, और ये ओमेगा नॉट v0/r हो गया होगा। उस समय फ्रिक्शन लगना अब बंद हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक फ्रिक्शन लगा होगा। लेकिन हम ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट अगर P ले ले तो इसी P पॉइंट से ये फ्रिक्शन पास कर रहा होगा। इसका mg और नॉर्मल दोनों का P के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी P पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P फाइनल। ठीक है, हमसे पूछा गया मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। भैया फ्रिक्शन का जो वर्क डन है दैट इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी आपका यहां पे लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का वो लिख देना, और हमको सिर्फ लिखना है मैग्नीट्यूड। ठीक बात है सर। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P। ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, m मास का बॉडी है ना, और ये डिस्टेंस मेरे को r है। ये डिस्टेंस कितना है जनाब? r है। तो क्या लिखोगे m v इंटू r। लेकिन बाद में ट्रांसलेशनल की वजह से भी लिखते हैं हम लोग m v0 इंटू r प्लस i इंटू ओमेगा। i क्या है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं अब हम लोग? v0/r। ठीक, तो भैया m से r मरा, और सर ये वाला r इसको भी मार देगा। तो यहां से हमको दिख रहा है कि v इज इक्वल टू 7v0/5, यानी कि v0 इज इक्वल टू 5/7v। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर, जो कि 10 के बराबर है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? भैया जब फाइनल लिखोगे तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों लिखा जाता है। अगर यहां से चीजों को रिवाइज किए हो तो इसका सुंदर तरीका होता है लिखने का, है ना, लंबा चौड़ा नहीं, सिंपली 1 + k। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और यहां पे k क्या होगा? अगर यहीं से पढ़े हो तो सॉलिड स्फीयर है 2/5, राइट,
2/5, तो तुमको दिखाई दे रहा है ये आपको हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो ये वाला है ना, ये आपको हो जाएगा 25/49, दिस इज योर वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा जी अपना 7/5। अगर तुम और ध्यान से देखते तो ये इसको मारेगा 5 और ये इसको मारेगा 7, सो हम देख सकते हैं कि मेरे पास है 5/7 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर जो है ना वो 10 के बराबर है, तो यहां पे हमने 10 लिख दिया है। ठीक कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई? ओके ठीक है, तो ये हमको हो गया है 50/7। अब सुनो, हमको पूछा है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज बेसिकली डेल्टा के, यानी कि फाइनल 50/7 माइनस इनिशियल करोगे तो ये आएगा -20/7, लेकिन हमसे पूछा है सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि 20/7, तो n की वैल्यू 7 हो जानी है, खत्म, दैट्स इट। लेकिन एग्जाम में आए तो मजा आ जाए बच्चों को। देखिए आप सभी ने इम्पल्स बहुत खेला होगा। क्या होता है सर इम्पल्स? इम्पल्स होता है झटका वाला फोर्स, यानी कोई ऐसा फोर्स जो कि बहुत भयानक कम समय के लिए लगा हो, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि जब इम्पल्सिव फोर्स लगा है, जब कोई झटका वाला फोर्स लगा है, उस क्षण बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। जैसे कि आपने इस बॉडी पे लेफ्ट साइड से एक इंपल्स दिया है 10 न्यूटन सेकेंड का, एक झटका वाला टक करके मारा, और एक ऊपर से भी तुमने टक करके मारा, ठीक बात है। तो जब तुमने ऐसा कुछ किया, इंपल्स के जस्ट बाद बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, और देखिए जाहिर सी बात है कि बॉडी के पास वेलोसिटी राइट साइड ही आएगी, नीचे कैसे आ जाएगी? नीचे तो आपको ग्राउंड है, धस थोड़ा जाएगा ग्राउंड के अंदर जाके वो, ठीक है, इसके वजह से वो राइट साइड जाएगा। तो सर क्या इस वाले इंपल्स का कोई रोल ही नहीं है पूरे सवाल में? क्योंकि आप में से 90% बच्चे इस वाले इंपल्स का कोई रोल समझते ही नहीं है, और वहीं पे मात खा जाओगे, वही हो जाएगा आपके लिए रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2, बॉडी का मास 1 kg, ब्लॉक देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक टिल इट स्टॉप्स आफ्टर द इंपल्स इज हाउ मच। ठीक है, अभी ब्लॉक का स्पीड 0 था, आपने झटका वाला फोर्स लगाया, बॉडी ने कुछ वेलोसिटी गेन किया, उसके बाद ये बॉडी उस वेलोसिटी से आगे मूव करता है, लेकिन जाहिर सी बात है फ्रिक्शन है तो बॉडी समय के साथ रुकेगा। सुनो सर, आपने जैसे ही ऊपर से एक झटका दिया ना, उसी क्षण तुम समझो तुम्हारे पास मान लो कि सामने में कोई पेंसिल बॉक्स है या कुछ रखा है, तुम ऊपर से उसको मारोगे, यहां पे कुछ सामान है, तुम इसको ऊपर से मारोगे तो भैया ये रिएक्शन फोर्स भी तो उतना ही आएगा जमीन से टक करके ऊपर। तुम ऊपर से मारे तो ये ब्लॉक भी धरती मां को मारा, तो धरती मां भी ब्लॉक को मारा, समझ रहा है? अच्छा, यानी कि जैसे ही तुमने एक इंपल्स दिया है ऊपर से, यहां से सर नॉर्मल का भी इंपल्स आएगा फिर, और इतना ही आएगा सर, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि देखो फ्रिक्शन जो होता है ना वो नॉर्मल पे डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मल इंपल्सिव है और ये वाला इंपल्स इसको राइट साइड मूव कराना चाहता है, तो फ्रिक्शन भी लगेगा और वो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा। बहुत रेयरली आपने इंपल्सिव फ्रिक्शन देखा होगा। इंपल्सिव फ्रिक्शन का जन्म तभी होता है जब नॉर्मल भी इंपल्सिव हो। अच्छा, अब तुम यहां पर देख सकते हो कि भैया इसको बोल दिया है जे, है ना, जे का सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंपल्स के लिए, इंटीग्रल एफ डी टी की जगह हम लोग जे भी लिख सकते हैं। तो भैया ये वाला इंपल्स राइट साइड है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन का इंपल्स लेफ्ट साइड होगा, तो माइनस इंटीग्रल एफ डी टी, ये हो गया आपको नेट इंपल्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम विच इज योर एम वी, और इनिशियल तो 0 था, बॉडी पहले रेस्ट पे था। अच्छा, इसकी वैल्यू सवाल में दिया 10 है, लेकिन सर फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटीग्रल एन डी टी इज इक्वल टू मास, मास कितना है 1, और वेलोसिटी हमको चाहिए। अच्छा, म्यू की वैल्यू 0.2, व्हाट इज इंटीग्रल एन डी टी? यही तो है जनाब नॉर्मल का इंपल्स, और नॉर्मल का इंपल्स इसके बराबर है। वाह वाह जी वाह, तो सर ये हो गया है मेरे को 8 मीटर्स पर सेकेंड। इंपल्स के बाद इस बॉडी का वेलोसिटी जो आ गया है वो आ गया है 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब तुम सब कुछ ये सब भूल जाओ, ये सब का अब कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग।
अब सवाल एक सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया है कि आपके पास एक बॉडी है, बॉडी की इनिशियल स्पीड है 8 मीटर्स पर सेकेंड। जब ये बॉडी आगे जा रहा होगा तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि इस बॉडी के मोशन को रिटार्ड कर रहा होगा, राइट। तो एक रिटार्डेशन होगा, और वो रिटार्डेशन आपको कितना होगा, तुम समझ रहे हो, फ्रिक्शन लग रहा होगा तुमको म्यू एम जी, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जो रिटार्डेशन है बेसिकली वो म्यू जी के बराबर है, और म्यू कितना है 0.2, ग्रेविटी कितना है 10 यानी कि 2। तो भैया तुम्हारे पास इनिशियल स्पीड 8 है, फाइनल स्पीड 0 है, रिटार्डेशन तुम्हारे पास -2 है, तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, u स्क्वायर बाई 2a, भाई लगा दोगे ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, आता होगा ये सब चीज। तो ये तुमको हो जाएगा 64 बटा 2 × 2 4, ठीक है, ये तुमको आ जाएगा 16 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे a को -2 काहे नहीं पुट किया, भैया जब फॉर्मूला में पुट किया था तो माइनस ही पुट किया था, रीअरेंज करोगे तो इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बढ़िया सवाल सर, गुड क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन फेवरेट पैटर्न है किसी भी एग्जाम का, हम सिर्फ जेईई मेंस की नहीं बात कर रहे, कोई भी एग्जाम उठा लो, वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन है काइनेमैटिक्स में। आपके पास एक पार्टिकल है, आपने उसको वेलोसिटी दी है 50 मीटर्स पर सेकंड, ये एंगल है 53 डिग्री, ये जाता है जाता है जाता है और एक इंक्लाइन से टकराता है। इस इंक्लाइन का ये एंगल है 45 डिग्री, लेकिन ये इंक्लाइन पे टकराता है 90 डिग्री पे। तो हमको पूछता है कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक का समय कितना हुआ। हम क्या कह रहे हैं, तुम समझे नहीं, इस 50 का कंपोनेंट लेके देखो एक बार, 50 cos 53 करोगे तो ये 30 आएगा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा 40 मीटर्स पर सेकेंड, ये कितना है 30 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी रही होगी इस डायरेक्शन में, विच इज नथिंग बट योर समथिंग लाइक v। इस v का भी 2 कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जस्ट टकराने से पहले। अब क्योंकि ये आपको दिख रहा है भैया ये 45 डिग्री है, तो तुमको दिख रहा है कि भैया घूम फिर के सब कुछ 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमको हो जाएगा v/√2 और ये भी हो जाएगा v/√2। सर प्रोजेक्टाइल मोशन जब हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कभी नहीं बदला होगा, यानी v/√2 ही 30 है, यानी ये स्पीड भी 30 के बराबर है। तो तुमको ये पता चल गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ये जस्ट टकराने से पहले इसका वर्टिकल वेलोसिटी था 30, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज -30, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज योर +40 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10। हमसे टाइम पूछा था तो खेलो तुम, vy इज इक्वल टू uy प्लस योर ayt, एंड माय डियर फ्रेंड vy इज इक्वल टू -30, uy इज इक्वल टू 40, दिस इज योर -10 इंटू t। तो यहां से क्या t अपने को 7 सेकेंड आ रहा है, यानी कि इसका इंटीजर आंसर हो जाएगा 7। खेला खत्म। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।